फास्ट ट्रैक रिवीजन में बेटा सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, also known as tax treaty, also known as tax convention। किस पैटर्न पे रिवाइज करना चाह रहे हो बेटा? छोटे छोटे नोट्स बनवाऊं या सीधा थ्योरेटिकल बोलता हुआ निकल जाऊं? बोलो। सीधा थ्योरेटिकली बोल दो। हेलो सर, नोट्स बनवा दीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनवा दे दीजिए। चलो जी, जब एक इनकम एक से ज्यादा कंट्री में क्या हो जाती है, टैक्स हो जाती है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबली टैक्स इनकम। तो पहले तो इसी का मतलब लिख लो कि डबली टैक्स्ड इनकम होती क्या है। जब एक इनकम एक से ज्यादा क्या हो जाती है बेटा, कंट्री में टैक्स हो जाती है, एक इनकम के ऊपर जब डबल टैक्सेशन हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डबली टैक्स्ड इनकम। सेम इनकम टैक्स्ड ट्वाइस इज नोन एज डबली टैक्स्ड इनकम। दो टाइप से डबली टैक्स होता है। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक होता है जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब होता है एक इनकम एक से ज्यादा पर्सन के हैंड में क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। सेम इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मोर देन वन पर्सन। सेम इनकम टैक्सेबल in the hands of more than one person। एक इनकम जब एक से ज्यादा पर्सन के हैंड में क्या हो जाए, टैक्सेबल हो जाए, देन इन दैट केस इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, इंडिया में चल रही है एक पार्टनरशिप फर्म, इसके पार्टनर बैठे हैं आउटसाइड इंडिया, कुछ पार्टनर इंडिया के, कुछ पार्टनर आउटसाइड इंडिया के। पार्टनरशिप फर्म कहाँ की है, इंडिया की। इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स की नज़रों में एक सेपरेट एसएससी मान रखा है। मान लो 1 लाख रुपए की इनकम कमाई पार्टनरशिप फर्म ने, तो पार्टनरशिप फर्म ने इसके ऊपर क्या कर दिया, इंडिया में टैक्स पे कर दिया, क्योंकि इंडिया में पार्टनरशिप फर्म को क्या मान रखा है, इनकम टैक्स की नज़रों में सेपरेट एसएससी। वाइल यूएस के लॉ में मान लेते हैं जी इसको सेपरेट एसएससी नहीं मान रखा, इसको क्या मान रखा है, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर वन इज द सेम पर्सन, ट्रांसपेरेंट एंटिटी है। पार्टनरशिप फर्म की सारी इनकम पार्टनर के हैंड में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी एज पर यूएस लॉ। तो ये सेम इनकम दोबारा किसके हैंड में टैक्सेबल हो गई, पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल हो गई। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं बना आज तक। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन लॉ की वो सिचुएशन है, एक पर इनकम के ऊपर एक से ज्यादा पर्सन क्या कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं। इंडिया में टैक्स पे कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने, और बेटा वो सारा का सारा इनकम दोबारा फिर टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। सेम इनकम के ऊपर दो पर्सन ने टैक्स पे किया, इसको बोला जाता है आपका इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन, एक इनकम एक पर्सन पर एक से ज्यादा कंट्री में क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। इनकम मुझे ही हो रही है दीपक जैन को, पर वो इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है उस इनकम के ऊपर, आउटसाइड इंडिया भी टैक्स पे कर रहा है उस इनकम के ऊपर। इसको बोलते हैं बेटा जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन। सेम इनकम और पर्सन भी क्या है यहाँ पर, सेम बट टैक्सेबल इन डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट कंट्रीज। बट ऑब्वियस सी बात है, उनमें से एक कंट्री कौन सी होगी, अपनी इंडिया होगी। एक इनकम आपके बेटा उसी पर्सन के हैंड में एक से ज़्यादा कंट्री में टैक्स हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका साहब जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन। इंडिया में जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, टैक्स कन्वेंशन है, वो सब इसके ऊपर बेस्ड हैं। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के ऊपर बेटा गवर्नमेंट का अभी तक इसके ऊपर फोकस नहीं, जो मेजर फोकस है वो है जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो एक एक लाइन में डिफरेंस क्रिएट करो और अपना आगे बढ़ जाओ। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या है, सेम इनकम एक से ज्यादा पर्सन के हैंड में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन, सेम इनकम सेम पर्सन एक से ज्यादा कंट्री में क्या करता है, टैक्स पे करता है, इसको बोला जाता है बेटा आपका जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन।
इनकम डबली टैक्स क्यों होती है, इसको बोलते हैं बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। ये सारी चीज करा रखी है मैंने आपको। वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन के दो प्रिंसिपल हैं, एक होता है सोर्स ऑफ इनकम रूल, दूसरा पार्टिसिपेट करो बेटा, रेजिडेंशियल रूल। एक काम करते हैं ना, इनको पॉइंट फॉर्म में ले लेता हूं मैं। पहला पॉइंट हमने बना दिया था डबली टैक्स का मतलब क्या होता है, और इसी के बेसिस पे दो टाइप से डबली टैक्स हो गया। दूसरा ये ले लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, सोर्स ऑफ इनकम रूल, रेजिडेंशियल स्टेटस रूल। सोर्स ऑफ इनकम रूल ये बोलता है इनकम शैल बी टैक्स इन दैट कंट्री वेयर सोर्स ऑफ इनकम इज लोकेटेड। हम एसएससी का कोई रेजिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं करेंगे, नेशनलिटी चेक नहीं करेंगे, वो कंट्री टैक्स लगा देगी जहां पर इनकम का सोर्स क्या होगा बेटा आपका लोकेटेड होगा। तो इनकम इज टैक्सेबल वेयर income is located. source of income is located। यूरोपियन कंट्री जो जर्नली चलती हैं बेटा, ये चलती है अपनी सोर्स ऑफ इनकम रूल से। सेकेंड रूल है बेटा अपना रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस ये बोलता है, एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर दो, नॉन रेजिडेंट है तो दो टाइप की, अर्न इन दैट कंट्री और रिसीव्ड इन दैट कंट्री। इंडिया जो फॉलो करता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। तो इस केस में इनकम इज टैक्सेबल एज पर Residential status. रेजिडेंशियल स्टेटस। पूरा वर्ल्ड अगर सोर्स ऑफ इनकम से चले, डबली टैक्स का कभी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ही केवल वो कंट्री लगाएगी जहां इनकम का सोर्स है। तो डबल टैक्सेशन कब होता होगा, जब एक कंट्री चल रही है सोर्स ऑफ इनकम से, दूसरी कंट्री चल रही है रेजिडेंशियल स्टेटस से, या दोनों कंट्री किससे चल रही हैं आपकी, रेजिडेंशियल स्टेटस। तब सिचुएशन अराइज हो सकती है डबल टैक्सेशन की। एग्जांपल देता हूं, इंडिया चल रहा है मान लो रेजिडेंशियल स्टेटस से, यूएस चल रहा है मान लो सोर्स ऑफ इनकम रूल से। एक इंडियन रेजिडेंट ने यूएस से इनकम अर्न करी, एक इंडियन रेजिडेंट ने यूएस से इनकम अर्न करी, क्या फर्क आ जाएगा बेटा। अब इंडिया में क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, यूएस वाली इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब यूएस चल रहा है सोर्स ऑफ इनकम से, अब सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से वो इनकम यूएस में भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसलिए डबल टैक्सेशन की क्या आ जाएगी, सिचुएशन हो जाएगी, और इस डबल टैक्सेशन को बोलेंगे जुडिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो अगर पूरा वर्ल्ड सोर्स ऑफ इनकम से चले, डबल टैक्सेशन नहीं होता। वर्ल्ड में दिक्कत कब आती है डबल टैक्सेशन की, जब एक कंट्री चल रही है सोर्स ऑफ इनकम से, दूसरी कंट्री चल रही है रेजिडेंशियल स्टेटस से, या दोनों की दोनों कंट्री किससे चलती है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दिक्कत पड़ती है कि आपका साहब इनकम, एक इनकम के ऊपर एक से ज्यादा कंट्री में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। जिस चीज से हम दुखी हैं उसी चीज से पूरा वर्ल्ड दुखी है, तो आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, और उसके बाद रिलीफ देंगे, उसको बोलते हैं टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ। ये दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कौन कौन सी, Bilateral and unilateral. Bilateral and unilateral. बायलेटरल रिलीफ, यूनिलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी है, उसके बाद जो हम रिलीफ देंगे उसको बोलते हैं बायलेटरल रिलीफ। इंडो यूएस ने आपस में क्या कर ली, ट्रीटी कर ली, उसके बाद जो हम रिलीफ देंगे एसएससी को उसको बोलते हैं बायलेटरल रिलीफ। ये किसी भी टाइप से हो जाती है, कई बार सेक्टर बढ़ जाते हैं, एविएशन सेक्टर हम रख लेंगे, शिपिंग सेक्टर आप रख लेना, रियल एस्टेट पे हम टैक्स लगा लेंगे, स्टॉक मार्केट पे आप टैक्स लगा लेना। इस टाइप से एसएससी को क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं। उस टाइप की रिलीफ को बोला जाता है बायलेटरल रिलीफ। तो इसको लिखें एक लाइन में तो क्या हो जाएगा, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज Tax treaty. Tax treaty. with foreign, Government. then relief so provided is known as bilateral relief. Bilateral relief के लिए अपने को दो सेक्शन पढ़ने हैं, 90
एंड 90A। यूनिलेटरल रिलीफ, वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ ट्रीटी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान, उसके साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। अब इंडिया का एक पर्सन इंडिया में भी टैक्स दे रहा है, सेम इनकम के ऊपर पाकिस्तान में भी क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। इंडियन पर्सन ने पाकिस्तान से कोई इनकम कमाई, इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब इसके साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, रिलीफ अब भी मिलेगी, उस रिलीफ को बोला जाता है यूनिलेटरल रिलीफ, एक तरफा रिलीफ। तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज No tax duty. then relief so provided is known as unilateral relief। unilateral relief की सेक्शन है 91। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 91 से, थ्योरेटिकल बनते हैं 90 एंड 90A से। बायलैटरल रिलीफ की मैं बात करूं, बायलैटरल रिलीफ दो टाइप की होती है, एक होती है एग्जम्पशन मेथड Method and tax credit. Tax credit method. और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड तो ये बोलता है कोई एक कंट्री क्या कर देगी, टैक्स माफ कर देगी, टैक्स ही खाली आपको एक कंट्री में देना पड़ेगा। इंडो यूएस ने टैक्स ट्रीटी कर ली, एविएशन सेक्टर से जो भी इनकम होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाएगी। अब एविएशन कंपनी जितनी भी हो, चाहे इंडिया की हो चाहे यूएस वाले ने इंडिया से कमा रखा हो, टैक्स ही कहाँ लगेगा बेटा इनका, इंडिया में। यूएस गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लगाएगी। जब कोई एक कंट्री टैक्स लगाती है और दूसरी कंट्री टैक्स को छोड़ देती है, इसको बोला जाता है एग्जम्पशन मेथड। टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब यहाँ रिफंड है। टैक्स क्रेडिट मेथड ये बोलता है पे द टैक्स फर्स्ट इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्रीज में आप क्या कर दो, टैक्स जमा करवा दो, फिर कोई एक कंट्री आपको क्या कर देगी, टैक्स वापस कर देगी। कौन सी कंट्री टैक्स वापस करेगी, जनरली वो कंट्री टैक्स वापस करती है जहाँ के आप रेजिडेंट होते हैं, वो कंट्री टैक्स वापस करेगी जहाँ के आप रेजिडेंट होते हैं। उस मेथड को बोला जाता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड में टैक्स ही एक कंट्री में देना है, दूसरी कंट्री माफ कर देती है, जबकि टैक्स क्रेडिट मेथड बोलता है पे द टैक्स फर्स्ट इन बोथ कंट्री, उसके बाद एक कंट्री आपको क्या करेगी, क्रेडिट देगी। और जनरली कौन सी कंट्री क्रेडिट का मतलब रिफंड देगी बेटा, वो कंट्री जहाँ के आप क्या हैं बच्चे, रेजिडेंट हैं। उस मेथड को बोला जाता है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो यहाँ तक एक बार तेजी से इकट्ठा कर दो, फिर उसके बाद मैं बेटा आगे लेके चलता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डबली टैक्स इनकम, सेम इनकम जब इंडिया में भी टैक्स हो गई, आउटसाइड इंडिया भी क्या हो गई, टैक्स हो गई। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डबली टैक्स इनकम। दो टाइप के डबली टैक्स होते हैं, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जुडिशियल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, सेम इनकम एक से ज्यादा पर्सन के हैंड में क्या हो जाए, टैक्सेबल हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। वाइल आपका बेटा जुडिशियल डबल टैक्सेशन, सेम इनकम आपके बेटा सेम पर्सन के हैंड में एक से ज्यादा कंट्री में टैक्सेबल हो जाए, इसको बोला जाता है जुडिशियल डबल टैक्सेशन। जो सेक्शन 90, 90A और 91 है वो डील करती है बेटा अपना जुडिशियल डबल टैक्सेशन को। इसके बाद आपका बेटा हमने पढ़ा था साहब क्यों डबल टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन प्रिंसिपल। पूरे वर्ल्ड में टैक्सेशन के दो प्रिंसिपल हैं, सोर्स ऑफ इनकम रूल और आपका बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस रूल। सोर्स ऑफ इनकम रूल बोलता है कि टैक्स वही कंट्री लगाएगी जहां इनकम का सोर्स क्या होगा बेटा, लोकेटेड होगा। जनरली यूरोपियन कंट्री जो फॉलो करती हैं वो सोर्स ऑफ इनकम रूल को फॉलो करती हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ये बोलता है इनकम का सोर्स छोड़ो, हम चेक करेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर देंगे, नॉन रेजिडेंट है तो दो इनकम टैक्सेबल करेंगे, अर्न इन दैट कंट्री और रिसीव्ड इन दैट कंट्री। इंडिया जो फॉलो करती है वो रेजिडेंशियल स्टेटस रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया टाइप ऑफ रिलीफ, दो टाइप की रिलीफ होती है, बायलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ ने बोला था बेटा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, उसके बाद ट्रीटी के बाद रिलीफ जो देंगे उसको बोलते हैं बायलैटरल रिलीफ। दो टाइप की होगी, या तो एग्जम्पशन मेथड से होगी या टैक्स क्रेडिट मेथड से होगी। एग्जम्पशन मेथड तो बोलता है किसी एक कंट्री में टैक्स दो, दूसरी कंट्री टैक्स माफ कर देगी। टैक्स क्रेडिट मेथड ये बोलता है पहले दोनों कंट्री में टैक्स जमा करा दो, फिर बाद में कोई एक कंट्री आपको इसका क्रेडिट दे देगी और वो कंट्री देगी जहां के आप क्या हैं बेटा, रेजिडेंट होते हैं। वर्ल्ड में हर कंट्री के साथ ट्रीटी होना पॉसिबल नहीं है, उसके बावजूद भी रिलीफ मिलेगी। इस टाइप की रिलीफ को बोला जाता है बेटा आपका यूनिलैटरल रिलीफ। उसके लिए एक ही सेक्शन है बेटा, सेक्शन 91। तो अब तीन सेक्शन है, 90, 90A, 91। सेक्शन वाइज ले लेते हैं, चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाएगा बेटा। सेक्शन 90 सब सेक्शन 1, इसमें तो लिखा हुआ है किस किस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रीटी कर सकती है। पर्पस फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर्ड इनटू टैक्स ट्रीटी। चार पर्पस के लिए कर सकती है बेटा। सबसे पहला
एग्जम्पशन मेथड के लिए कि भैया कोई एक कंट्री टैक्स माफ़ कर दे, दूसरी कंट्री टैक्स लगा ले, उसके लिए वो टीटी कर सकती है। दूसरा Tax credit. टैक्स क्रेडिट के लिए टीटी कर सकते हैं जी, पहले दोनों कंट्री में टैक्स लगवा लो, फिर कोई एक कंट्री उसका क्या कर देगी, रिफंड प्रोवाइड कर देगी। तीसरी टीटी हो सकती है किसके लिए बेटा, Information. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडो स्विस ने क्या कर ली बेटा, टीटी कर ली। स्विस बैंक में जितना भी काला धन है इंडिया का, आप हमें इन्फॉर्मेशन देना, आपका काला धन हमारी कंट्री में होगा, हम इन्फॉर्मेशन देंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है। एंड नंबर 4 टीटी किसके लिए हो सकती है, Tax recovery. रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए। हमारे पर्सन अगर भाग के आपके कंट्री में सेटल हो गए, विजय माल्या बेटा, ललित मोदी, आप रिकवरी में टैक्स असिस्ट करना। आपके कोई पर्सन हमारी कंट्री में आके अगर यहाँ सेटल हो रहे हैं, हम आपको टैक्स रिकवरी में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। ये क्रक्स फॉर्म में याद करना है बेटा आपको। वैसे इन 4 पर्पस के लिए क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकती है विद द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ये लिखा हुआ है बेटा सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2, अगर टैक्स रेट को लेके कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए इनकम टैक्स एक्ट में और टैक्स ट्रीटी में, टैक्स ट्रीटी का मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, मान लो रॉयल्टी इनकम, एक एग्जांपल है ये, यहाँ लिखा हुआ है 5%, यहाँ लिखा हुआ है बेटा 25%, उल्टा कर लो, यहाँ लिखा हुआ है 20%, यहाँ लिखा हुआ है 10%, कोई भी एक हाइपोथेटिकल फिगर, कौन से रेट प्रिवेल करेंगे? Whichever is Answer is, if there is contradiction in tax rate between Income Tax Act and Tax TT, then tax rate whichever is most beneficial to assessee, such tax rate shall apply. तो crux क्या था? Whenever there is contradiction in Tax rate. comma Between income tax and tax rate. whichever is लेस बोल दो, पर लो की लैंग्वेज में क्या लिखा है, whichever is More beneficial to assess. most beneficial। beneficial तो whichever is less भी बोल सकते हैं ना बेटा। Yes. whichever is most beneficial to assessee, such tax rate shall apply। ये पहला पॉइंट सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 का। इसी के साथ बेटा एक चीज और याद कर लेना, जब भी रिवाइज करो इसके साथ ही रिवाइज कर लेना। टैक्स रेट को लेके कॉन्ट्राडिक्शन है तो whichever is less shall apply। इसके अलावा अगर कोई और कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, जैसे इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नॉन रेजिडेंट का इंडिया से बिजनेस कनेक्शन है तो टैक्स लगा दो, टीटी ये बोलती है बिजनेस कनेक्शन मत देखो, उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखो तो ही टैक्स लगाओ। तो समस्या ये पड़ रही है, सेक्शन 9 बोल रही है बिजनेस कनेक्शन होते ही टैक्स लगा दो, जबकि टीटी क्या बोलती है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो तभी टैक्स लगाओ। अगर टैक्स टीटी के अलावा किसी और मैटर में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, विच शैल प्रिवेल? Tax TT. टैक्स टीटी। केस का नाम याद हो, PVAL कुलनंदन चटैयर, क्या था वो? चटैयर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ट्रीटी प्रोविजन वुड प्रिवेल ओवर इनकम टैक्स एक्ट। Income tax. ट्रीटी प्रोविजन वुड प्रिवेल ओवर Income tax. इनकम टैक्स एक्ट, ये हमेशा इसके साथ पढ़ना। और तीसरा, अगर कोई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, तो वो ट्रीटी में ऑटोमेटिक एग्जम्प्ट मानी जाएगी। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स में क्या होती है बेटा, आपकी एग्जम्प्ट होती है। तो ये नहीं है कि वो टीटी के कारण टैक्सेबल हो जाएगी। टीटी का पर्पस रिलीफ देना है, टीटी का पर्पस अरेस्ट करना नहीं है। तो उसका केस नाम याद हो बेटा आपको, आजादी बचाओ आंदोलन। आजादी बचाओ आंदोलन। बचाओ आंदोलन, एपेक्स कोर्ट। हिंदी में लिख लो, अगर कोई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर, ट्रीटी के दायरे से ऑटोमेटिक बाहर। सर एग्जाम में कैसे पता चले कि 90 सबसेक्शन 2 लगानी है, PVAL कुलनंदन चटैयर लगाना है या आज़ादी बचाओ आंदोलन लगाना है? वो तो आप लैंग्वेज देखना। अगर टैक्स रेट को देके कॉन्ट्राडिक्शन होगा फिर तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 की। विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल टू assessee, सच टैक्स रेट शैल अप्लाई। नंबर 2, अगर वो इसके अलावा कुछ और भी बात करे कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है नॉर्मली टीटी में, और किसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में, फिर लगा देना PVAL कुलनंदन चटैयर। इस केस में क्या बोला था बेटा, टीटी के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। और तीसरा, आज़ादी बचाओ लगाना तभी जब वो ये बोले कि एक इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है, क्या ट्रीटी में वो टैक्सेबल हो सकती है? आंसर इज नॉट एट ऑल। आज़ादी बचाओ आंदोलन फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट, अगर कोई इनकम टैक्स के दायरे से बाहर
वो ट्रीटी के दायरे से ऑटोमेटिक बाहर मान ली जाएगी। शैल आई मूव ऑन? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा सेक्शन 90 सबसेक्शन 2A, ये था अगर गार के प्रोविजन में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और ट्रीटी के प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो विच शैल प्रिवेल? Gar. गार शैल प्रिवेल। गार सबको ओवररूल कर देता है बेटा, ट्रीटी को भी ओवररूल कर देता है। तो सेक्शन 92A अगर गार के प्रोविजन में और टेक्स्ट ट्रीटी के प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, प्रोविजन ऑफ गार वुड प्रिवेल ओवर टेक्स्ट ट्रीटी। क्लियर? Yes, sir. सेक्शन 90 सबसेक्शन 3, इसके साथ 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ाई होंगी मैंने, रेड विद एक्सप्लेनेशन 3 प्लस रेड विद एक्सप्लेनेशन 4। ये क्या बोलता था बेटा? अगर कोई वर्ड ट्रीटी में यूज हुआ है पर उसकी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, ट्रीटी ने एक वर्ड यूज कर लिया रॉयल्टी, ओ भाई क्या मतलब रॉयल्टी का, या किस चीज से रॉयल्टी, वो क्या नहीं है बेटा, ट्रीटी में डिफाइन नहीं है। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 ने, पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करा था 90 सबसेक्शन 3 में कि वो इन वर्ड्स को क्या करेगी बेटा, डिफाइन करेगी। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 कुछ नहीं है, अगर कोई वर्ड ट्रीटी में बेटा यूज हुआ है पर उसको डिफाइन नहीं कर रखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 में कि वो उन डेफिनेशंस को क्या करे बेटा, नोटिफिकेशन के थ्रू डिफाइन करे। और फिर रेड विद एक्सप्लेनेशन 3, ऐसी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, उन नोटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा बेटा, रिट्रोस्पेक्टिव। 2010 में इंडो श्रीलंका ट्रीटी हुई और उसमें एक वर्ड यूज कर लिया कि इंटरेस्ट इनकम ये टैक्सेबल होगी जी इंडिया में एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट को डिफाइन करना भूल गए ना, लायक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन भी है, एफडी के ऊपर भी इंटरेस्ट है। कौन से इंटरेस्ट की बात चल रही है? तो इसके लिए फिर उन्होंने इस डेफिनेशन को डिफाइन किया फर्स्ट टाइम बेटा 2022 में। इंटरेस्ट को डिफाइन किया कि क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम डिफाइन किया 2022 में। तो ये पावर है गवर्नमेंट के पास सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 में कि वो इन टर्म्स को क्या कर सकती है, डिफाइन कर सकती है। और ये जो डिफाइन हुआ है 2022 में, पर इसका इफेक्ट कब से होगा बेटा, 2010. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2010 से इसका क्या होगा बच्चे, इफेक्ट होगा। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 को इकट्ठा याद कर लो, रेड विद एक्सप्लेनेशन 3। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी वर्ड को भी क्या करे बेटा, डिफाइन करे, और डेफिनेशन जो भी देगी उसका इफेक्ट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होगा, जब से टीटी में आपने क्या किया है बेटा, एंटर किया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्या थी बेटा अपनी एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 अगर आपको याद आ रही हो, क्या बोलती थी एक्सप्लेनेशन 4, अगर कोई वर्ड ट्रीटी में डिफाइन है मतलब ट्रीटी से ले लो, अगर कोई वर्ड इनकम टैक्स में डिफाइन है मतलब इनकम टैक्स से ले लो, और अगर कोई वर्ड दोनों में डिफाइन है तो ट्रीटी से। Yes, sir. तो अगर कोई वर्ड ट्रीटी में डिफाइन है, ट्रीटी से मतलब लो, अगर कोई वर्ड ट्रीटी में डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स में डिफाइन है, इनकम टैक्स से उसका मतलब ले लो, और अगर वर्ड दोनों में ही डिफाइन है बेटा आपका, देन इन दैट केस ट्रीटी के मतलब क्या कर जाएंगे, प्रिवेल कर जाएंगे। ये चीज लिखी हुई थी बेटा आपकी एक्सप्लेनेशन 4 में। ट्रीटी में डिफाइन, ट्रीटी से लो, इनकम टैक्स में डिफाइन, इनकम टैक्स से लो, दोनों में डिफाइन, ट्रीटी को लो, दोनों में डिफाइन नहीं है तो फिर सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 लग जाएगी। गवर्नमेंट इसको क्या करेगी बच्चे, डिफाइन करेगी। Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद था बेटा आपका सेक्शन 90 सबसेक्शन 4, ये था बेटा आपका ट्रीटी शॉपिंग। Shopping. जो एग्जाम्पल दिया था सेम एग्जाम्पल मैं वही लिख देता हूँ, इंडो मॉरिशस। इंडो मॉरिशस एक्चुअल में टैक्स ट्रीटी है कि मॉरिशस के इन्वेस्टर को इंडिया से जो भी कैपिटल गेन होगा वो इंडिया में टैक्सेबल ना होके कहाँ टैक्सेबल होगा, मॉरिशस में। और मॉरिशस अपने आप में क्या है बेटा, एक टैक्स हेवन कंट्री। क्या होता है टैक्स हेवन कंट्री, वो कंट्री जहां डायरेक्ट टैक्स नहीं होते या बहुत नॉमिनल रेट 1-2% से क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, उन टाइप की कंट्री को बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। तो मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है। अब समस्या समझो,
एक मॉरिशस के इन्वेस्टर को इंडिया से कैपिटल गेन हुआ, इंडिया में तो बच गया वो ट्रीटी के कारण, और मॉरिशस में बच गया अपनी होम कंट्री के कारण, क्योंकि उसकी कंट्री ही टैक्स हेवन है, उसको तो टैक्स नहीं देना पड़ा। तो एक यूएसए का इन्वेस्टर, उसने ये ट्रीटी पढ़ रखी है, वो डायरेक्ट इंडिया में आएगा तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। वो इंडिया में नहीं आता, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर दी मॉरिशस में, और मॉरिशस के थ्रू पैसा क्या कर दिया, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रीटी से छेड़खानी। छेड़खानी की हिंदी शॉपिंग। ये यूएसए वाला क्या कर रहा है बेटा, ट्रीटी से खेल रहा है, छेड़खानी कर रहा है। ये वाया मॉरिशस क्या कर रहा है, इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 बनाई थी बेटा, हमें प्रूव कर दो कि आप मॉरिशस के ही हैं। मॉरिशस गवर्नमेंट से क्या लेके आओ, एक टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, कि आप क्या हैं, मॉरिशस के ही बोर्न एंड बॉटअप हैं, वहीं के वो आप क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से लेके आओ। अगर उस कंट्री से आपने बेटा ये सर्टिफिकेट हमें दे दिया तो ट्रीटी के बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज ट्रीटी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सो क्रक्स ऑफ द मैटर, आज के टाइम बेटा जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, ट्रीटी के बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री से बेटा टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और इंडिया में एओ को देना पड़ेगा। अगर टीआरसी दे दिया तो एओ बेटा ट्रीटी के बेनिफिट देगा। अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया, एओ नॉर्मल तरीके से टैक्स लगा देगा, वो भूल जाएगा कि ऐसी कोई टैक्स ट्रीटी भी हुई है। तो आप चाहे मॉरिशस के इन्वेस्टर हैं, चाहे मॉरिशस के हैबिचुअल रेजिडेंट हैं, चाहे ये यूएसए वाले थर्ड पार्टी क्यों ना हो, आज के टाइम अगर ट्रीटी का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस से टीआरसी लेना पड़ेगा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, और वो बेटा इंडियन एओ को देना पड़ेगा। अगर एओ को दे दिया तो वो ट्रीटी के बेनिफिट देगा, अदरवाइज आपको ट्रीटी के बेनिफिट ही नहीं देगा। ये क्रक्स है बेटा आपका सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 का। तो सेक्शन तो अपनी सारी की सारी कंप्लीटली वाइंड अप हो गई। चारों सेक्शन एक बार तेजी से, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 तेजी से बोलो बेटा। 4 पर्पस के लिए गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकती है। नंबर 1 पर्पस बेटा आपका एग्जम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिकवरी ऑफ टैक्स। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 टैक्स रेट को लेकर कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, विच एवर इज मोस्ट बेनिफिशियल टू एसएससी सच रेट शैल अप्लाई। और इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ट्रीटी प्रोविजन शैल अप्लाई, पीवीएल कुलंदन चटैया। सेक्शन 92A गार के प्रोविजन और ट्रीटी के प्रोविजन में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, प्रोविजन ऑफ गार शैल अप्लाई। सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 आपका अगर कोई वर्ड यूज हुआ है ट्रीटी में पर डिफाइन नहीं कर रखा, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि नोटिफिकेशन इशू करके उसको डिफाइन करे। सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 अगर आप ट्रीटी के बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस कंट्री से हमें टीआरसी लो, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, इंडियन एओ को दे दो। इंडियन एओ को दे दोगे तो बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज आपको ट्रीटी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये वाइंड अप हुआ बेटा सेक्शन 90 की सारी सीरीज। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन 1, हर टैक्स ट्रीटी में क्लोज होती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लोज। भेदभाव नहीं करेंगे हम, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। अब समस्या ये उठी, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है, छोटी कंपनियां तो 25, बड़ी कंपनियां तो 30, जबकि फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट है 40%। तो कईयों ने इसी को चैलेंज कर दिया था कि एक्सप्लेनेशन 1 नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लोज की धज्जियां उड़ा रहा है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लोज ने ये बोल रखा था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, रेजिडेंट को भी उसी नजरिए से देखेंगे, नॉन रेजिडेंट को भी उसी नजरिए से देखेंगे। समस्या कई कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि ये एक्सप्लेनेशन 1 ये जो है लो गलत है, एओ क्या नहीं कर सकता, फॉरेन कंपनी से 40% नहीं ले सकता। ये तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लोज का क्या है, वायलेशन है। इसको ओवररूल करने के लिए क्या डाली थी बेटा, एक्सप्लेनेशन 1 इन्होंने बोला था कि फॉरेन कंपनी से हम 40% टैक्स रेट रिकवर कर सकते हैं, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर एक्सप्लेनेशन 1? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ भी बेटा एग्रीमेंट कर सकती है, और अगर फॉरेन वो कंट्री नहीं है पर स्पेसिफाइड टेरिटरी है, हांगकांग कोई कंट्री नहीं है पर स्पेसिफाइड टेरिटरी है, मकाऊ कोई कंट्री नहीं है स्पेसिफाइड टेरिटरी है, केमैन आइलैंड बेटा कंट्री नहीं है, आपकी क्या है स्पेसिफाइड टेरिटरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर एक्सप्लेनेशन 2 उनके साथ भी क्या कर सकती है बेटा, एग्रीमेंट कर सकती है।
एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4 मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था बेटा आपको। अगर कोई भी टर्म गवर्नमेंट ने डिफाइन करी एक तो उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा, एक्सप्लेनेशन 3 और एक्सप्लेनेशन 4। अगर कोई वर्ड ट्रीटी में डिफाइन है, ट्रीटी से उसका मतलब लो। ट्रीटी में डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स में डिफाइन है तो इनकम टैक्स से उसका मतलब लो। अगर दोनों में डिफाइन है तो ट्रीटी से उसका मतलब लो। और अगर दोनों में ही डिफाइन नहीं है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है सेक्शन 90 सब सेक्शन 3 में कि वो नोटिफिकेशन इशू करके इन वर्ड्स को क्या करेगी बेटा, डिफाइन करेगी। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ सेक्शन 90 इन टोटलिटी। सारी सबसेक्शन रेड विद एक्सप्लेनेशन ले ली बेटा। इसके बाद सेक्शन 90A, ये बिल्कुल पैरेलल है सेक्शन 90 के, कट कॉपी पेस्ट है। डिफरेंस क्या है? सेक्शन 90 में दो कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करती हैं, 90A में अदर देन गवर्नमेंट आपस में टाई अप कर रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एग्रीमेंट को क्या कर रही है बेटा, अप्रूव कर रही है। एग्जांपल देता हूं बेटा, इंडिया की एक एजेंसी है बेटा अपनी इसरो, यूएस की एजेंसी है नासा। इन्होंने आपस में टैक्स ट्रीटी को लेके कोई एग्रीमेंट करा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एग्रीमेंट को अप्रूव कर दे तो लग जाती है सेक्शन 90A। इंडिया में अपना बेटा बैंक है एसबीआई, यूएस में बैंक है बोनी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। इन दोनों ने आपस में बेटा क्या कर लिए, कोई एग्रीमेंट कर लिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस को करने के लिए, रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिए और गवर्नमेंट उनको क्या करती है बेटा, अप्रूव करती है। तो इस टाइप के बेटा सेक्शन, इस टाइप के एग्रीमेंट्स को बोला जाता है सेक्शन 90A की रिलीफ। लैंग्वेज बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट सेम है जो 90 की है, बस डिफरेंस क्या है, 90 में क्या करती है बेटा, दो कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में एग्रीमेंट करती हैं, जबकि 90A में दो कंट्री की गवर्नमेंट एग्रीमेंट ना करके एग्रीमेंट तो क्या करती है बेटा, प्राइवेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, स्पेसिफाइड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या कर देती है बेटा, अप्रूव कर देती है। तो ये थी अपनी बायलैटरल रिलीफ सेक्शन 90 एंड 90A। यूनिलैटरल रिलीफ में केवल एक ही सेक्शन है बेटा, कौन सी? 91। सेक्शन 91। सबसे पहला तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, कंडीशंस क्या है जिसके सेटिस्फाइड होने पर यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगी। कंडीशन ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ विच assessee कैन क्लेम Relief under section 91. रिलीफ अंडर सेक्शन 91। पहली कंडीशन, assessee का स्टेटस क्या होना चाहिए? Resident in India. दूसरी कंडीशन, Income must arise in India. Is outside India. इनकम मस्ट एक्रू और अराइज। Outside India. नंबर थर्ड, सच इनकम Is not covered under section 9. नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर बेटा वो इनकम कवर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 में कवर होगी तो फिर वो टैक्सेबल होगी ही होगी, रिलीफ नहीं मिलेगी बेटा। नंबर 4, टैक्स हैज बीन पेड Outside India. इस इनकम पे आउटसाइड इंडिया में भी टैक्स लगा हो एंड ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया में भी तो टैक्स लगा हो। ये तो कंडीशन थी ना बेटा। Yes, sir. और पांचवा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो असेसी को सेक्शन 91 में क्या मिलेगी बेटा, रिलीफ मिलेगी। ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो असेसी को सेक्शन 91 में रिलीफ मिलेगी। कितने की रिलीफ मिलेगी बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ। तो क्या बोलता था लो बेटा, Tax paid outside India on double tax income. जो बाहर टैक्स पे किया डबली टैक्स पे वो ले लो। इंडिया में जो टैक्स बन रहा है उस डबली टैक्स इनकम के ऊपर वो ले लो, डबली टैक्स के ऊपर एक स्टार बना दो। इंडिया में जो टैक्स बन रहा है वो ले लो, टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन डबली टैक्स्ड इनकम। इन दोनों में से Less. Whichever is less.
इतने की रिलीफ मिलेगी बेटा अंडर सेक्शन 91। सर डब्ली टैक्स इनकम क्या मानी जाए? हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना, वो अमाउंट ऑफ इनकम जिसके ऊपर इंडिया में भी टैक्स लगा है एंड आउटसाइड इंडिया भी टैक्स लगा है। दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच हैज़ बीन टैक्स ट्वाइस इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। वो अमाउंट ऑफ इनकम जिसके ऊपर इंडिया में भी टैक्स लगा है एंड आउटसाइड इंडिया भी टैक्स लगा है। इनकम अर्न नहीं लिखा हुआ, डब्ली टैक्स लिखा हुआ है। डब्ली अर्न इनकम नहीं है बेटा, डब्ली टैक्स इनकम है। एक केस हुआ था बच्चे, डॉक्टर R.N. झांझी, राजस्थान हाई कोर्ट। केस के फैक्ट्स याद है बेटा? डॉक्टर साहब ने यूएस से क्या कमाई? एक रॉयल्टी इनकम कमाई 10 लाख, उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया 3 लाख, उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया लेटर से 2 लाख। यूएस में तो पूरा 10 लाख टैक्सेबल हुआ, पर इंडिया में बेटा 10 लाख टैक्सेबल नहीं हुआ। उसने 10 लाख में से 3 लाख की तो चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम कर ली। Yes sir. QQB. 80 QQB में रॉयल्टी इनकम पे डिडक्शन मिलती है। इंडिया में टैक्सेबल कितना हुआ? 7 लाख। 7 लाख। बाहर कितना टैक्सेबल हुआ? 10 लाख। तो डब्ली टैक्स कितना माना जाए? डब्ली 10 टैक्स लाख। क्या 10 लाख माना जाए? No. कितना माना जाएगा? 7 लाख। तो बाहर वाला टैक्स 2 नहीं होगा। 2 लाख का टैक्स तो कितने पे है? 10 लाख पे। तो 7 लाख पे कितना होगा? ये माना जाएगा टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया ऑन डब्ली टैक्स इनकम। Yes sir. पूरा 2 लाख नहीं होगा बेटा, डब्ली टैक्स इनकम ही 7 लाख मानी जाएगी। तो अब ये देखो कि 7 लाख की इनकम पर आउटसाइड इंडिया कितना टैक्स दिया है। ये देखो 7 लाख की इनकम के ऊपर इंडिया में कितना टैक्स बन रहा है, विच एवर इज लेस, इतने की रिलीफ बनेगी। तो ये वाला प्रपोर्शनेट करके देखें, ये वाला आ गया बेटा 1,40,000। मान लो इंडिया में 7 लाख के ऊपर टैक्स बन रहा है 1.5 लाख, एज्यूम कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल। तो रिलीफ कितने की मिलेगी बेटा? 2 लाख और 1.5 लाख कंपेयर नहीं करना। कंपेयर किसको करना है? 1,40 और 1.5, विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस कितना निकल के आ जाएगा बेटा अपना? 40। 1,40,000। मेरे एग्जाम्पल में इतने की रिलीफ मिलेगी। बाकी तो मैंने देश जान के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रखे थे, वो देख लेना। अभी तो मैं थ्योरेटिकल तेजी से ब्रशअप करा रहा हूँ। तो यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 में बेटा कैसे निकालते हैं यूनिलेटरल रिलीफ? पहले तो वो कॉमन इनकम देखो जो इंडिया में भी टैक्स हुई है और आउटसाइड इंडिया भी। सामने वाले एग्जाम्पल में वो कॉमन इनकम 7 लाख है बेटा। 7 लाख के ऊपर इंडिया में भी टैक्स लगा और बाहर नो डाउट 10 लगा है, पर वो 10 ना लेके 7 मानी जाएगी। कॉमन डब्ली टैक्स इनकम कितनी है? 7 लाख। उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। टैक्स पेबल आउटसाइड इंडिया ऑन डब्ली टैक्स इनकम, टैक्स पेड इन इंडिया ऑन डब्ली टैक्स इनकम, विच एवर इज लेस। इतने की क्या मिलेगी बेटा? आपको रिलीफ मिलेगी। फिर इसके बाद एक केस मैंने और पढ़ाया था बेटा, एक से ज़्यादा कंट्री से बेटा क्या है, मेरे को इनकम है और उन दोनों के साथ ही टैक्स टीटी नहीं है। केस का नाम किसी को याद हो? ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट थी ना। क्या बोला था इसने? अगर एक से ज़्यादा कंट्री से आपको क्या होती है बेटा, इनकम होती है जिस पे डब्ली टैक्स हुआ है, तो कंट्री वाइज रिलीफ निकालेंगे, टोटल नहीं। कंट्री वाइज। Yes sir. शैल बी कंप्यूटेड कंट्री वाइज। वैसे तो पहले पूरा चैप्टर ही क्रक्स में रिवाइज कराया है, फिर भी अगर क्रक्स ऑफ द क्रक्स निकालना हो, इस पूरे चैप्टर में केवल 4 जजमेंट हैं, चारों जजमेंट इकट्ठी लिख लो। पूरे चैप्टर में 4 जजमेंट है ना। Yes sir. पहली जजमेंट कौन सी थी? कुलनंदन चटियर। टीटी प्रोविजन वुड प्रिवेल ओवर इनकम टैक्स। बोलो। Yes. सुप्रीम कोर्ट की थी ये। सेकेंड, आजादी बचाओ आंदोलन। इफ इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। Yes. इफ इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर IT एक्ट, it would automatically exempt under treaty।
तीसरा बेटा RN झांझी, राजस्थान हाई कोर्ट। डब्ल्यू टैक्स वो नहीं है जिस इनकम के ऊपर आपने आउटसाइड इंडिया टैक्स पे किया है। डब्ल्यू टैक्स वो है जिसके ऊपर आउटसाइड एज वेल एज इन इंडिया टैक्स पे किया है। यानी कि आउटसाइड इंडिया वाली इनकम में अगर कोई खर्चा इंडिया में अलाउड हुआ है, कोई एक्सपेंस आपने कोई क्लेम करा है, कोई चैप्टर 6 डिडक्शन आपने क्लेम करी है, वो क्लेम करने के बाद जो इनकम आएगी वो इनकम डब्ल्यू टैक्स मानी जाएगी। इनकम आफ्टर कंसिडरिंग फॉरेन इनकम, after considering expense and chapter 6A deduction shall be treated as doubly tax income। तो लैंग्वेज से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा वो एग्जाम्पल। यूएस में दिया टैक्स 10 लाख पे है, पर डब्ल्यू टैक्स 10 लाख नहीं। इंडिया में 10 लाख थोड़ी ना टैक्सेबल हुए हैं। इंडिया में कितने टैक्सेबल हुए हैं बेटा? 7 लाख। और चौथा केस मैंने ऊपर लिखवाया था, कंट्री वाइज रिलीफ निकालनी होती है बेटा ये, ठीक है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंट्री वाइज रिलीफ क्या होती है? कंप्यूट होती है। सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो एक काम और करो बेटा, डबल टैक्सेशन के साथ साथ मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। क्या चीज थी भाई ये? टैक्स ट्रीटी के कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, सैंपल दे रखे हैं। इंडो यूएसए टैक्स ट्रीटी करनी है, उसका एक फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट ऑलरेडी क्या कर रखे हैं बेटा? बना रखे हैं। इंडो मॉरिशस ट्रीटी करनी है तो ऑलरेडी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या बना रखे हैं बेटा? कुछ मॉडल्स बना रखे हैं, खाचा बना रखा है। उसको बेस रख के कंट्रीज उसमें क्या कर सकती हैं बेटा? अमेंडमेंट कर सकती हैं। ये एग्जाम्पल जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में देता हूँ, हमें कोई मॉर्गेज डीड बनानी है बेटा, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, फ्रिक्चरी मॉर्गेज, तो अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें, उन्हीं में मॉडल दे रखे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर मॉर्गेज डीड। ये टोपा में दे रखा है बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसको बेस रख लो वहां से और उसमें फिर अपने हिसाब से ऑल्टर करते रहो। तो जैसे हर चीज बेटा आपका किसी भी चीज का एक मॉडल दिया जाता है, तो ऐसे ही बेटा मॉडल टैक्स कन्वेंशन है। टैक्स कन्वेंशन का मतलब टैक्स ट्रीटी, उसमें कंट्रीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकती हैं? थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हैं। सर किन्होंने ये मॉडल बनाए हैं? 2 टाइप के मॉडल हैं बेटा अपने पास, एक यूएन मॉडल है, एक OECD मॉडल है। यूनाइटेड नेशन मॉडल है बेटा, एक OECD मॉडल। तो पहला तो पॉइंट यही बना देते हैं, टाइप ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मतलब समझ में आ गया इसका? यस सर। स्ट्रक्चर दे रखा है टैक्स ट्रीटी का, उसको बेस रख के आप क्या कर लो? कॉपी कर लो। जैसे HSN कोड इंटरनेशनली स्ट्रक्चर दे रखा था, उसको कॉपी कर लिया हमने जीएसटी में एज इट इज, अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बेटा। तो ऐसे ही ट्रीटी को पकड़ लो। तो पहला तो ये हो गया जी, 2 टाइप से ट्रीटी के मॉडल हैं। यूएन मॉडल, फुल फॉर्म बताने की जरूरत तो नहीं, यूनाइटेड नेशन। OECD मॉडल, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म बताने की जरूरत पड़े तो लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें जो यूएन मॉडल में बेटा कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, मॉडल ट्रीटी के दे रखे हैं बिटवीन टू डेवलप कंट्री, 2 डेवलप कंट्री आपस में ट्रीटी करें, नहीं, मॉडल टैक्स ट्रीटी बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, बिटवीन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। इंडिया डेवलपिंग है बेटा, आपका यूएस क्या है? डेवलप कंट्री है। ये आपस में ट्रीटी करें तो ये किसके मॉडल को बेस रख सकते हैं? यूएन मॉडल को क्या कर सकते हैं बेटा? बेस रख सकते हैं। और जबकि OECD मॉडल ट्रीटी किसके बीच में दिखाती है बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। क्या इंडिया इसको फॉलो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? मॉडल कर सकता है, मॉडल ही तो है ये, खाचे ही तो हैं, उनको बेस रख के अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। तो इंडिया ने तो दोनों को मिक्स मैच ही कर रखा है, यूएन मॉडल और OECD मॉडल को।
Yes, sir. ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये स्ट्रक्चर्स है, मॉडल है, इनको बेस रख के अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटी ड्राफ्ट कर लो बेटा। मतलब बेसिकली चलो, बनाए डेवलप वाले के लिए हैं। हाँ, बेस उनको रखा गया जो प्रोविजन रखे होंगे। चलो जी, सेकंड पे आ जाओ बेटा। ये जो एडवोकेट करता है, ये जो मानता है, ये जो फोकस करता है, मेजर फोकस इज ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस रूल। तो यानी कि इंडिया ने कहीं ना कहीं ये तो कॉपी किससे करा है फिर? ओईसीडी से, क्योंकि इंडिया भी तो इसी को मानता है। यस सर। और जबकि ये वाला जो है बेटा, ये थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलता है, रेजिडेंशियल एंड सोर्स, रेजिडेंशियल एंड सोर्स ऑफ इनकम। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, कितने टाइप के मॉडल होते हैं, लिख देना यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल, और उनमें ये डिफरेंस आता है। फिर इसी चैप्टर में मैंने आपको एक सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, टाई ब्रेकर रूल। ये बेटा किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट करो। टाई ब्रेकर रूल ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। भाई लॉ में लिखा हुआ है रेजिडेंट को हम क्या करेंगे, रिलीफ देंगे, रेजिडेंट को हम रिलीफ देंगे, रेजिडेंट के लिए ये करेंगे, रेजिडेंट के लिए वो करेंगे। हर कंट्री रेजिडेंट को बचाने की कोशिश करती है बेटा अपने, कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है, तो रेजिडेंट के लिए तो अवॉइड करना है। इंडिया का रेजिडेंट इंडिया में भी टैक्स पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया भी, तो उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जनरली जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो रेजिडेंट को मिलते हैं। जैसे बेटा आपका टैक्स क्रेडिट मेथड है, पे द टैक्स फर्स्ट इन बोथ कंट्री, उसके बाद कोई एक कंट्री रिफंड कर देगी। जनरली कौन सी कंट्री करती है, जिस कंट्री के आप क्या है, रेजिडेंट है। अब समस्या ये पड़ती है, जब एक पर्सन एक से ज़्यादा कंट्री में क्या हो जाता है बेटा, रेजिडेंट हो जाता है, तो क्या करें। जब एक पर्सन एक से ज़्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो जाए, हरीश साल्वे बेटा ये एग्जांपल दिया था, इंडिया में भी रेजिडेंट हो गया बेटा, लेटर से नॉर्वे में भी क्या हो गया, रेजिडेंट हो गए। अब इनको बेटा कहाँ का रेजिडेंट माना जाए, फिर उसके लिए क्या लगाया जाता है बच्चे, टाई ब्रेकर रूल। 5 प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, हरीश साल्वे के एंगल से, परमानेंट होम। देखो उसका परमानेंट होम कहाँ पर है, where individual has a permanent home। तो हरीश साल्वे का परमानेंट होम देखो जी कहाँ पर है, माल्टा में है, सॉरी नॉर्वे नहीं, माल्टा था वो, माल्टा में है बेटा या इंडिया में है। अगर इंडिया में है तो उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, अगर माल्टा में है तो उसको माल्टा का रेजिडेंट मान लेंगे, और अगर दोनों जगह है तो उसका परमानेंट होम। फिर सेकंड टेस्ट पे जाते थे, फिर देखो उसका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पर है, हरीश साल्वे का सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है इसका, दैट इज स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री होता है ट्रीटी में, ट्रीटी में कंट्री को स्टेट बोलते हैं बेटा। स्टेट वेयर हिज पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन आर क्लोजर। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हरीश साल्वे जी इंडिया के भी रेजिडेंट हो गए, माल्टा के भी रेजिडेंट हो गए। अब ये कहाँ के रेजिडेंट माने जाएं, तो इसके लिए क्या लगता है बेटा, फिर आपका टाई ब्रेकर रूल। सबसे पहले क्या देखा जाएगा बेटा, हरीश साल्वे का परमानेंट होम कहाँ पर है। अगर इंडिया में है, इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, माल्टा में है, माल्टा का रेजिडेंट मान लेंगे। अगर दोनों जगह है तो फर्स्ट टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट में आ जाएंगे बेटा, सेकेंड टेस्ट पे आ जाएंगे। फिर ये देखो उनके पर्सनल इकोनॉमिक रिलेशन कहाँ पर ज़्यादा क्लोजर हैं। इंडिया में ज़्यादा क्लोजर है, इंडिया के रेजिडेंट, माल्टा में ज़्यादा क्लोजर है बेटा, तो माल्टा के वो रेजिडेंट। और अगर दोनों में ही इकोनॉमिक रिलेशन क्लोजर है बेटा, पता ही नहीं चल पा रहे, तो इस केस में कौन से टेस्ट पे आएंगे बेटा, थर्ड टेस्ट पे। थर्ड टेस्ट क्या बोलता था, हैबिचुअली कहाँ रहते हैं वो, हैबिचुअली कहाँ पर रहते हैं। हैबिचुअली बेटा आपका अगर इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रेजिडेंट मान लो। हैबिचुअली अगर माल्टा में रहते हैं, माल्टा के रेजिडेंट मान लो। मजे की बात, हैबिचुअली दोनों में रहते हैं वो, या दोनों में ही नहीं रहते, किसी थर्ड कंट्री में रहते हैं। तो फिर थर्ड टेस्ट से भी क्या निकलना पड़ेगा बेटा, बाहर निकलना पड़ेगा। फिर कौन सा टेस्ट लगेगा, नेशनैलिटी, फोर्थ टेस्ट। नेशनैलिटी देखो ये कहाँ के नागरिक हैं, इंडिया के हैं तो इंडिया में मान लो, और अगर माल्टा के हैं तो माल्टा में मान लो। और अगर गवर्नमेंट ने दोनों ही जगह की नेशनैलिटी दे रखी है, ऑनररी नेशनैलिटी दे रखी है, फोर्थ टेस्ट भी फेल हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट, टू बी डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी।
टू बी डिटरमाइंड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। याद कर लेना बेटा ये। तो एक पर्सन एक से ज़्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो जाए तो टाई ब्रेकर रूल लगाया जाता है। टाई ब्रेकर रूल का सबसे पहला प्रिंसिपल, अब सीधा क्रक्स फॉर्म में आ जाओ। सबसे पहला प्रिंसिपल उसकी परमानेंट रेजिडेंशियल देख लो कहाँ कहाँ है, परमानेंट होम। अगर वो नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट, वो भी नहीं है तो बेटा हैबिचुअली कहाँ रहता है, वो भी नहीं है तो वो कहाँ का नेशनल है, सिटीजन है, वो भी नहीं है तो बेटा ये डिटरमाइन करेगा आपका कौन, कंपिटेंट अथॉरिटी। एम आई क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट मैंने लिया था परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 5 में है, चाहे नंबर याद कर लेना। कन्वेंशंस में आर्टिकल होते हैं बेटा, सेक्शन सब सेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सेक्शन 9 में लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन है तभी टैक्सेबल करो। परमानेंट और टीटी बोलती है नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तभी इसको क्या करो बच्चे, टैक्सेबल करो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, कोई ब्रांच है, लाइजन ऑफिस है, ये बता रखे हैं इन्होंने कि क्या क्या चीज़ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में माना जाए। मैं क्रक्स फॉर्म में बेटा एक डायग्राम बना रखा था मैंने बुक में, वही डायग्राम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या चेक करते थे बेटा, क्या हमने DTA कर रखी है, याद है? Yes, sir. या देयर इज नो DTA। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी कंट्री के साथ कोई टैक्स TT नहीं है, चेक करो क्या बिजनेस कनेक्शन है, या बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे, ट्रीटी नहीं पर बिजनेस कनेक्शन है तो इनकम क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल इन इंडिया सेक्शन 9। Yes, sir. इधर ट्रीटी भी नहीं है और बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। यही सीखा था ना, ट्रीटी भी नहीं है और बिजनेस कनेक्शन भी नहीं है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर हमारी DTA है तो चेक करो क्या बिजनेस कनेक्शन है, सॉरी क्या PE है। DTA के केस में तो ये चेक करते हैं ना, देयर इज PE परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कनेक्शन तो देखते ही नहीं, Yes, sir. या देयर इज, No permanent establishment. अगर PE है तो Taxable. चाहे बिजनेस कनेक्शन हो चाहे ना हो, अगर PE नहीं है तो Not taxable in India. इवन इफ चाहे बिजनेस कनेक्शन क्यों ना हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लिखवाया था मैंने थोड़ा सा बेटा, वही यूं का यूं एग्जाम में लिख के आ जाना कि क्या चीज़ होती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। और इसी चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट बेटा और लिखवाया था, क्या था, एक बाहर का प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है आपका बेटा इंडिया के रिगार्डिंग, आर्टिकल 14 ऑफ UN मॉडल। मैंने बताया था ना मैं CA वाले करा रहा हूँ, ये एज इट इज कॉपी होके CS में आ जाएंगे। Yes, sir. प्रोफेशनल सर्विसेज rendered by professional of contracting स्टेट। स्टेट का मतलब कंट्री, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब वो कंट्री जिसके साथ हम ट्रीटी कर रहे हैं। जो बुक में एग्जांपल दे रखा है मैं वही ले रहा हूँ, इंडिया, UK, यूनाइटेड किंगडम। इंडो UK क्या है बेटा, ट्रीटी है, और UK का एक एडवोकेट है जो इंडियन एंटिटी को क्या कर रहा है बेटा, ये क्लाइंट, ये प्रोफेशनल, ये इसको क्या कर रहा है बेटा, सर्विसेज दे रहा है, और इसने इसको फीस दे दी बेटा £10,000।
रिलायंस कंपनी का कोई केस चल रहा है बेटा यूके में, उसने यूके के एडवोकेट को ही क्या कर लिया बेटा, हायर कर लिया, और उसने अपने प्रोफेशनल चार्जेस लिए कितने बेटा, पाउंड 10,000। ये इंडिया में टैक्सेबल हो या ना हो, बेसिक प्रिंसिपल, ये उस कंट्री में टैक्सेबल होते हैं जिस कंट्री का वो प्रोफेशनल है। बेसिक प्रिंसिपल ये उस कंट्री में टैक्सेबल होते हैं जिस कंट्री का वो क्या है बेटा, प्रोफेशनल है। पर ये दूसरी कंट्री में भी क्या हो सकते हैं बेटा, टैक्सेबल हो सकते हैं। कितने केसेस में? अपने एग्जाम्पल में बेसिक प्रिंसिपल ये कहाँ टैक्सेबल होंगे, यूके में, जहाँ का प्रोफेशनल है। पर 2 केसेस में ये इंडिया में भी क्या हो सकते हैं बेटा, आपके टैक्सेबल हो सकते हैं। पहला केस, इस एडवोकेट का क्या है बेटा, ही हैज फिक्स बेस इन इंडिया, इंडिया में इसने ऑफिस खोल रखा है, वहाँ से लाइजनिंग करता है, उसके थ्रू ये क्लाइंट पकड़ता है। अगर इंडिया में फिक्स बेस है बेटा इसका, फिर तो ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। फिक्स बेस का मतलब कहीं ना कहीं इसका इंडिया में पी हो गया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। यस सर। हाँ, इस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरा केस क्या था बेटा, जब ये टैक्सेबल हो जाएगा, अगर ये प्रोफेशनल, इसका इंडिया में स्टे कितना हो गया, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हो तुम, 183 डेज और मोर। इनकम टैक्स से कंफ्यूज मत करना, इनकम टैक्स में 182 दिन लिखे हैं, पर मैं इनकम टैक्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं तो टी पढ़ा रहा हूँ, है ना। यस सर। ये चैप्टर और वाइंड अप हो गया बेटा अपना मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये 4 पॉइंट बने उसके अंदर दे रखे थे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बेटा, एक तो टाई ब्रेकर रूल की, और दूसरा वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला चैप्टर बेटा एडवांस रूलिंग ले रहा हूँ, एक बार इसकी भी सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं तेजी से। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लो बेटा, पहले तो इसको हम क्या बोलते थे, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अर्लियर नोन एज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, नाउ टर्म्ड एज, अब क्या नाम हो गया इसका, बोर, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। फाइनेंस एक्ट 2021 से है बेटा ये। पहले बोलते थे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग इज हाउ मेनी मेंबर बॉडी, 2 member body। और दोनों के दोनों क्या है बेटा, ये चीफ कमिश्नर कमिश्नर है। मिनिमम चीफ कमिश्नर रैंक। होता क्या है एडवांस रूलिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन एडवांस। एडवांस में ही बता देंगे बेटा ये बॉडी के फ्यूचर में आपके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे। एक नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बहुत बड़े अमाउंट की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या ऑलरेडी क्या कर चुका है बेटा, वो इन्वेस्ट कर चुका है, या सर्टेन उसके बेटा दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि फ्यूचर में उसके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल हो। इनके लिए बेटा वो अप्लाई करेगा इस बोर्ड के पास। मैं जब भी बोलूँ बोर्ड का मतलब है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, और वो एडवांस में बता देंगे कि फ्यूचर में इनके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे। अब एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, पहले छोटा छोटा बता दो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में बताना। सबसे पहला मैंने बताया था एक नॉन रेजिडेंट अपने लिए, फिर एक एक को डिटेल में डिफाइन करा दूंगा ना। दूसरे में मैंने बताया था रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तीसरा फिर मैंने बताया था बिग रेजिडेंट्स, बड़े, जिनका ट्रांजैक्शन साइज 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। चौथे में मैंने बताया था नोटिफाइड रेजिडेंट, नोटिफाइड रेजिडेंट, जो आज के टाइम केवल एक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट कंपनीज। यस सर। यस सर। और ई में कोई रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। किसके लिए? गार प्रोविजंस के लिए। मैटर रिलेटेड टू गार के लिए। तो ये 5 पॉइंट थे, पांचों को एक एक करके क्या कर लेते हैं बेटा, पिक कर लेते हैं कि कब जा सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या फॉर्म है, क्या फीस लगती है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा बेटा, कौन जा रहा है सबसे पहले? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट। ये किसी दूसरे के लिए जा रहा है या अपने लिए जा रहा है? अपने लिए। अपने लिए। एक्टिविटी अंडरटेकन भी हो सकती है, जो एक्टिविटी वो अंडरटेक ऑलरेडी कर चुका है, या प्रपोज टू बी अंडरटेकन। प्रपोज टू बी अंडरटेकन हो सकती है।
क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी बेटा ये जा सकता है। जानने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या था? 34C, 4 कॉपी लगेंगी अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी। प्रिस्क्राइब फी थी, ट्रांजैक्शन साइज अगर 100 करोड़ तक है तो आपकी थी 2 लाख। ट्रांजैक्शन साइज 100 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ तक है 5 लाख। 300 करोड़ से ज़्यादा है 10 लाख। ये था ना। तो नॉन रेजिडेंट अपने लिए क्या कर रहा है बेटा, ये एप्लीकेशन लगा सकता है कि जी बता दो फ्यूचर में क्या लो एप्लीकेबल होंगे। एक्टिविटी अंडरटेकन भी हो सकती है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन भी हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकता है। प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 34 है, 4 कॉपी में लगाएगा। प्रिस्क्राइब फी, ट्रांजेक्शन साइज 100 करोड़ तक है 2 लाख रुपए की फीस, 100 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ तक है 5 लाख रुपए की फीस, आपका 300 करोड़ से ज़्यादा है बेटा 10 लाख रुपए की फीस इसको फाइल करनी पड़ेगी। बस याद ये रखना है जिस टाइम ये एप्लीकेशन फाइल करे केस उस टाइम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। केस शुड नॉट बी पेंडिंग कहीं पर भी, केस शुड नॉट बी पेंडिंग एल्सवेयर। किस टाइम? At at the the time of filing application. एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। 2 चीज़ अभी बोल रहा हूँ, लिखवाऊंगा आखिरी में। एक तो पहला पेंडिंग मतलब पेंडिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट देखना है, दूसरे लॉ में पेंडिंग नहीं देखना। स्टार टेलीविजन के नाम से केस कराया था ना बेटा। Yes sir. और दूसरा 143(2) का अगर खाली प्री प्रिंट नोटिस आया है, 142(1) का और कुछ नहीं आया, खाली 143(2) का एक प्री प्रिंट नोटिस आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केस पेंडिंग माना जाए। ह्यूसन कॉरपोरेशन के नाम से मैंने एक केस पढ़ाया था, वो सबसे आखिरी में लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है ना। तो बस इसमें ये याद कर लेना, नॉन रेजिडेंट अपने लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, एक्टिविटी अंडरटेकन और प्रपोज टू भी अंडरटेकन हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर भी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी। फॉर्म नंबर 34, 4 कॉपी लगेंगे बेटा इसकी, फी जाएगी 2 लाख 5 लाख 10 लाख एज द केस में भी। बस जिस टाइम ये एप्लीकेशन लगाए उस टाइम इसका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सर क्या मतलब कहीं पर भी? ना तो एओ के पास, ना सीआईटी अपील के पास, ना आईटीएटी के पास, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी इसका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर पेंडिंग है आपका बोर्ड ये एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं करेगा। पहला हो गया। Yes sir. अगले केस में कौन एप्लीकेशन लगा रहा था? Resident on behalf of NR. तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिडेंट एप्लीकेशन लगा रहा है, अपने लिए नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो इसका क्या था बेटा, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी, एक्टिविटी अंडरटेकन भी हो सकती है और एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन हो सकती है। जैसे एग्जांपल क्लास में दिया था, क्रिस गेल खुद एप्लीकेशन लगाएगा बेटा, पाई नंबर 1 में आ जाएगा। क्रिस गेल खेलता है बेंगलोर चैलेंजर्स के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए खेलता है, क्रिस गेल खेलता है आईपीएल बेंगलोर चैलेंजर्स के लिए। अगर बेंगलोर चैलेंजर्स लगाना चाहता है क्रिस गेल के बिहाफ पे तो वो बी पॉइंट में आ जाएगा। क्रिस गेल खुद लगाएगा तो बेटा ए में, अगर उसके लिए बेंगलोर चैलेंजर्स के लिए खेल रहा है, बेंगलोर चैलेंजर्स भी लगा सकता है क्रिस गेल के लिए, पाई नंबर बी में। इसका प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या था बेटा? 34D. ऊपर सी था, डी था, ऊपर सी, ये डी, कितनी कॉपी? 4 और फी सेम 2 5 10. 2 लाख 5 लाख 10 लाख एज द केस में भी। ट्रांजैक्शन साइज 100 करोड़ तक है 2 लाख, 100 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ तक है 5 लाख, 300 करोड़ से ज़्यादा है बेटा इसका 10 लाख। और ये भी जब एप्लीकेशन लगाएं, केस शुड नॉट बी पेंडिंग कहीं पर भी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन. जिस टाइम बोर्ड के पास एप्लीकेशन लगाओगे उस टाइम केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बाद में होता रहा है उससे फ़र्क नहीं है, एप्लीकेशन के टाइम केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये था बेटा। सी केस में कौन लगा रहा था एप्लीकेशन? Big resident. एक तो रेजिडेंट बिग कब माना जाएगा? ट्रांजैक्शन साइज 100 crore more. 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन किसके लिए लगा रहा है?
अपने लिए। एक्टिविटी Yes, sir. Undertaken or proposed to be हो सकता है उसने ऑलरेडी वो काम कर लिया हो या प्रपोज टू बी अंडरटेकन हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी हो सकती है, सब कुछ सेम चल रहा है ना बेटा। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी हो सकती है। केस शुड नॉट बी pending elsewhere. सारे पॉइंट सेम है। फॉर्म 34DA. कितनी कॉपी 4 और फी 2 5 10. अब एक काम करो, इन तीनों को इकट्ठा ही बोल दो ना, जब सबके लो ही एक जैसे हैं। नॉन रेजिडेंट अपने लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन लगा सकता है, बिग रेजिडेंट भी क्या कर सकता है बेटा, एप्लीकेशन लगा सकता है। एक्टिविटी अभी करने जा रहा है, करी नहीं है तो भी एप्लीकेशन लगा सकता है, ऑलरेडी वो एक्टिविटी कर ली तो भी एप्लीकेशन लगा सकता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी लगा सकते हैं। बस एप्लीकेशन फाइल करते वक्त एक टाइम याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, इनका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर केस पेंडिंग है आपका बोर्ड बेटा एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करेगा। और ये तीनों पर्सन जब बेटा एप्लीकेशन लगाएंगे अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी है बेटा आपकी 100 करोड़ तक ट्रांजैक्शन साइज है 2 लाख, 100 करोड़ से ज़्यादा 300 करोड़ तक है 5 लाख, 300 करोड़ से ज़्यादा है बेटा आपका 10 लाख, इतने की एप्लीकेशन देंगे। क्लियर? Yes, sir. चौथे में कौन जा रहा था बेटा? Notified resident. पब्लिक सेक्टर कंपनी। Yes, sir. पहला तो एक तो नोटिफाइड कौन हुआ है आज तक? केवल एक ही, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसे गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। नंबर 2, एप्लीकेशन फाइल तभी कर सकते हैं, कैन फाइल एप्लीकेशन ओनली व्हेन The case इज पेंडिंग। पेंडिंग कहाँ पर होना चाहिए? या एओ के पास, या सीआईटी अपील के पास, या CIT, ITAT. फिर इसमें इंपॉर्टेंट नोट लिखवाए थे मैंने। Yes, sir. पहला, अगर पेंडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने है Cannot file एप्लीकेशन नहीं लग सकती, या केस ही पेंडिंग नहीं है, डिसाइड हो गया तो भी एप्लीकेशन नहीं लग सकती। याद है ना? ये फाइल ही तभी कर सकता है जब इसका केस पेंडिंग होगा, एओ के पास, सीआईटी अपील के पास, या आईटीएटी के पास, तो ही बेटा ये क्या कर सकते हैं, बोर्ड के पास जा सकते हैं कि दुहाई है हमारा मैटर जल्दी से डिसाइड कर दो। 6 महीने में डिसाइड हो जाता है ना, हो सकता है अपील में सालों साल निकल जाए। तो स्पीडी डिस्पोजल के लिए इनको बीच में छोड़ो और किन के पास चले जाओ बेटा, बोर्ड के पास चले जाओ। पर अगर मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, या इनका मैटर ही पेंडिंग नहीं है, तो बेटा ये AAR के पास क्या नहीं कर सकते, AAR बोल रहा हूँ, बोर्ड के पास ये क्या नहीं कर सकते, एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। तो क्लास ले लेना अपनी, पहले बाद में पहले क्लास ले ले, जा पढ़ ले। बेटा माइक म्यूट कर। एप्लीकेशन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी लग सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी लग सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिविटी अंडरटेकन लिखूं या प्रपोज टू बी अंडरटेकन? already undertaken. क्यों? Already. तभी तो केस पेंडिंग होगा ना। Pending होगा. एक्टिविटी ऑलरेडी Yes, अंडरटेकन। और इम्पोर्टेंट चीज, इनका प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या था बेटा? 34E. 34E. ई। Yes, sir. 4 कॉपी। और इसकी प्रिस्क्राइब फी कितनी थी? 10,000. 10,000। पांचवा और लास्ट पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, Resident. एक रेजिडेंट भी कर सकता है, एक नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है, अपने लिए ये पता लगाने के लिए कि वो जो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन, कुछ ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं, वो प्रपोज टू बी है, कवर्ड अंडर गार और नॉट।
एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कुछ ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं, तो इससे पहले डिपार्टमेंट गार के प्रोविज़न लगा दें। बोर्ड से पहले ही पता कर लो कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर गार के प्रोविज़न लगेंगे या नहीं लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मान लें। IAA गार में अब तो पढ़ा दिया मैंने। Yes, sir. तो इनका प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या था बेटा? 34 EA. कितनी फीस जाती थी? 10,000. 10,000. 10,000। और एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कौन सी होंगी? Proposed to be undertaken. प्रपोज टू बी अंडरटेकन। ये तो हो गए बेटा सारे के सारे एप्लीकेंट। एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन वंस फाइल्ड कैन बी विड्रॉल और नॉट? Yes, within Yes, sir. 30 days. यस। एप्लीकेशन ये सीधा नोट फॉर्म में लिख लो ना। एप्लीकेशन वंस फाइल्ड कैन बी Withdrawn. बट मैक्सिमम विद इन 30 days. याद हो तो MK Sir, General. MK Jain. even after the Expiry expiry of of 30 days. application can also be withdrawn By board. by Board. board। किसने बोला था ये? MK MK General. Jain. केस का नाम याद कर लेना, AAR। तो बेसिक प्रिंसिपल 30 दिन, पर 30 दिन के बाद भी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? विड्रॉ हो सकती है। अगर बोर्ड चाहे तो, असेसी नहीं, अगर बोर्ड चाहे तो वो विड्रॉ करवा सकता है। MK जैन AAR के जजमेंट ने बेटा ये बोला था। नेक्स्ट बेटा, बोर अपनी जजमेंट कितने दिन के अंदर अंदर देता है? डिसीजन बाय बोर कितने टाइम के अंदर आ जाती है जजमेंट? 6 months. फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। बोर ऑर्डर फाइनल है या इट कैन बी चैलेंज इन अपील? It can be challenged in appeal. तो बोर ऑर्डर Can be challenged in appeal. कैन बी Challenged in appeal. चैलेंज्ड इन अपील। कहाँ लगेगी अपील? High Court. अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट। Yes, sir. कौन जा सकता है अपील में? एसएससी भी, Excelsior Department. कोई भी डिपार्टमेंट में जा सकता है। हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ Board. Board. बोर्ड, हु इज नॉट सेटिस्फाइड with the order of board। कितने टाइम के अंदर अंदर बेटा अपील फाइल होती है? 60 days. 60 days. वेरी गुड। और 30 days. किसी कारण से नहीं कर पाए तो 30 डेज एक्सटेंशन बाय High Court. High Court. हाई कोर्ट। और मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अपील फाइल होगी। डिसाइड कितने टाइम के अंदर होगी? नो वेयर स्पेसिफाइड इन द लॉ। बोर का तो टाइम डिफाइन है कि बोर 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर देगा। वो हाई कोर्ट है बेटा। अपील फाइल करने का टाइम है, डिसाइड करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। ये फाइनेंस एक्ट 2021 से चेंज हुआ है। पहले AAR का ऑर्डर चैलेंज नहीं हो सकता था, अब बेटा बोर का ऑर्डर क्या हो सकता है? चैलेंज हो सकता है। हाई कोर्ट में क्या लगेगी? इसके अगेंस्ट अपील लगेगी। ठीक। Yes, sir. इसके बाद मैंने पढ़ाया था इंपॉर्टेंट केस। इन द फॉलोइंग केसेस बोर शैल नॉट एंटरटेन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही एंटरटेन नहीं करेगा, याद है? In the following cases, board shall not entertain the application. सबसे पहला, if the matter is pending elsewhere, Yes, sir. अगर एप्लीकेंट का मैटर कहीं पर भी पेंडिंग है तो एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा। किसको छोड़ के? Public sector undertaking. उनका तो मैटर ही पेंडिंग होना चाहिए। Yes, sir. दूसरा, Yes, sir. कौन से मैटर नहीं देखेगा ये? Determination of Issue involving Trade market value. FMV of the FMV, property.
इसको दो तीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। एफएमवी और प्रॉपर्टी 2001 से पहले बेटा कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें एफएमवी चाहिए। यस सर। अब वो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। अब एफएमवी के लिए आप बेटा किसके पास नहीं जा सकते? बोर के पास नहीं जा सकते। एक तो ये, दूसरा एएलपी भी तो एफएमवी है, आर्म लेंथ प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग में। उसके लिए भी आप बेटा किसके पास नहीं जा सकते साहब? बोर के पास नहीं जा सकते। बोर एफएमवी निकालने के लिए नहीं बैठे। तीसरा, इफ ट्रांजैक्शन इज डिजाइन फॉर प्राइमरी फेसिस फॉर द अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स। ट्रांजैक्शन इज डिजाइन फॉर अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स। बोर के पास एप्लीकेशन लग गई और बोर को ऐसा महसूस हो रहा है ये एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बोगस एप्लीकेशन है, ये टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। अननेसेसरी क्या कर लेंगे, ये रूलिंग ले लेंगे। इनका कोई मन नहीं है, इस रूलिंग को बेस रख के हो सकता है कुछ टैक्स अवॉइड करने का इनके दिमाग में चल रहा हो। तो बोर के पास ये पावर है बेटा कि वो क्या कर देगा साहब? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक, अब खाली बच गया लेटेस्ट इन जुडिशरी। इससे पहले मैं लेटेस्ट इन जुडिशरी लूँ, एक बार यहाँ तक 5 मिनट के अंदर सारा इकट्ठा करें बेटा। Yes, sir. अभी तो लिखने पे ध्यान था ना, मैं सारा इकट्ठा करा देता हूँ। 2021 से पहले बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले इसको बोलते थे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। 2021 से इसका नाम हुआ बेटा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। इट्स अ 2 मेंबर बॉडी और दोनों के दोनों जो मेंबर होंगे बेटा वो कम से कम आपके चीफ कमिश्नर रैंक के होंगे। सर क्या काम होता है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग का? ये एडवांस में बताते हैं कि फ्यूचर में आपके ऊपर क्या लॉ एप्लीकेबल होंगे। सर एप्लीकेंट कौन हो सकता है? 5% एप्लीकेंट होते हैं। नंबर 1 नॉन रेजिडेंट अपने लिए, नंबर 2 रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, नंबर 3 बिग रेजिडेंट जिनका ट्रांजैक्शन साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, नंबर 4 नोटिफाइड रेजिडेंट जो कि बेटा पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, नंबर 5 कोई रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये पता लगाने के लिए कि हम जो ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, कहीं हमारे ऊपर गार के प्रोविजन तो नहीं लग जाएंगे। इसके बाद बेटा कंडीशन ये थी पब्लिक सेक्टर कंपनी को छोड़ के बाकी पर्सन तो जब भी एप्लीकेशन लगाएं उनका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी लग सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर भी लग सकती है। तो इसको रिवाइज करने का तरीका पहले 3 पकड़ लो। नॉन रेजिडेंट अपने लिए, रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड नंबर 3 बिग रेजिडेंट। तो पहला पॉइंट तो क्या बनेगा बेटा? ये एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी। दूसरा पॉइंट एक्टिविटी अंडरटेकन भी हो सकती है, एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट बेटा एप्लीकेशन फाइल करते वक्त ये ध्यान रखेंगे इनका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। चौथा बेटा प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन लगाएंगे विद प्रिस्क्राइब फी। प्रिस्क्राइब फी कितनी है बेटा? ट्रांजेक्शन साइज 100 करोड़ तक है 2 लाख, 100 करोड़ से ज्यादा 300 करोड़ तक है बेटा आपका 5 लाख, 300 करोड़ से ज्यादा है तो बेटा प्रिस्क्राइब फी 10 लाख। चौथा पर्सन था पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये तभी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जब इनका केस पेंडिंग होगा एओ के पास, सीआईटी अपील के पास या आईटीएटी के पास। यहाँ पर पेंडिंग है तो इनको बीच में छोड़ के आप कहाँ जा सकते हैं बेटा? बोर में जा सकते हैं। अगर पेंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है या पेंडिंग कहीं और है या पेंडिंग ही नहीं है तो ये चाहकर भी बेटा आपने क्या नहीं कर सकते? बोर के पास नहीं जा सकते। इनकी प्रिस्क्राइब फीस कितनी लगती है बेटा? 10,000। इसके बाद बेटा लास्ट था आपका रेजिडेंट भी जा सकता है, नॉन रेजिडेंट भी जा सकता है, ये पता लगाने के लिए कि जो ट्रांजैक्शन वो करेंगे उसके ऊपर कहीं गार के प्रोविजन तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर इसके बाद था बेटा कि एप्लीकेशन एक बार फाइल कर दी विड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज यस। 30 दिन का टाइम है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। 30 दिन के बाद बेटा आपके पास तो पावर नहीं है पर बेटा बोर्ड चाहे तो वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन को विड्रॉल की परमिशन दे सकता है। एमके जैन के केस में बोला था। सर बोर्ड कितने टाइम के अंदर अंदर डिसाइड करता है? मैक्सिमम 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज फाइल्ड। 6 महीने के अंदर अंदर वो डिसाइड करता है। सर इसकी जजमेंट की बाइंडिंग नेचर क्या है? दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड है या क्या? या उसको अपील में चैलेंज कर सकते हैं? आंसर इज अपील में चैलेंज कर सकते हैं। एसएससी भी अपील में जा सकता है, डिपार्टमेंट में अपील में जा सकता है। अपील इस केस में कहाँ लगेगी बेटा? हाई कोर्ट में अपील लगेगी। 60 डेज के अंदर अपील फाइल करनी होती है। 30 डेज की क्या होती है बेटा? उसमें एक्सटेंशन अलाउड होती है। 3 केसेस में बेटा आपका बोर्ड एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करेगा। पहला, अगर एप्लीकेंट का केस कहीं पर भी पेंडिंग है पीएसयू को छोड़ के। दूसरा, वो एफएमवी और प्रॉपर्टी नहीं बताता। तीसरा बेटा, अगर उसको लगता है कि इससे टैक्स अवॉइड हो सकता है, हमारी रूलिंग से मिसयूज कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन ही क्या कर देगा? वो रिजेक्ट कर देगा। अब लास्ट था बेटा इसमें लेटेस्ट इन जुडिशरी। सारे इकट्ठे कर लो, क्रक्स फॉर्म में बोलते रहो। मैं केस का नाम लिखता हूं, आप बोलना। एम के जैन ने क्या बोला था?
30 days के बाद ही एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉल इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days. क्रक्स फॉर्म में याद रहेगा ना बेटा, याद रखना एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, फीस वापस नहीं मिलेगी। Yes sir. ये सब डबल AR की जजमेंट है। उस टाइम डबल AR होता था, आज के टाइम क्या हो जाएगा? Board. बोर्ड। रॉबर्ट Justice W Smith. स्मिथ। रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट किस साल का देखा जाता है? Past. Year का. Immediately past. पास्ट फाइनेंशियल ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस शैल बी कंसीडर। Consider. हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं 21-22 में, रेजिडेंशियल स्टेटस 20-21 का देखेंगे। 20-21. तीसरा बेटा एक केस पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा हो? Connecture. कनेक्चर्स CINCH। इस केस में क्या था? रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट लगा सकता है, वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। Yes sir. नॉन रेजिडेंट कैन नॉट फाइल एप्लीकेशन On behalf of resident. ऑन बिहाफ ऑफ Resident. रेजिडेंट। चौथा केस मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार टेलीविजन एंटरटेनमेंट लिमिटेड। स्टार टेलीविजन एंटरटेनमेंट लिमिटेड डबल AR। क्या बोला था? वो जो केस पेंडिंग है, पेंडिंग कौन से एक्ट में देखने हैं? Income tax. पेंडिंग मीन्स Income tax. पेंडिंग अंडर Income tax act. इनकम टैक्स एक्ट। इस केस में था ना, अमलगमेशन पेंडिंग चल रहा था कंपनीज एक्ट में। Yes sir. Yes sir. एओ कह रहा था नहीं नहीं, इनका तो केस पेंडिंग चल रहा है, कंपनीज एक्ट में ये नहीं जा सकते बोर्ड के पास, तो चपेट पड़ेगी। पेंडिंग का मतलब इनकम टैक्स में पेंडिंग देखना है। और फिर इस पेंडिंग वाले के साथ मैं चाहता हूँ आप ये वाला केस पढ़ना, वो ह्यूसन कॉरपोरेशन, याद है कराया था? Yes sir. So, mere issue of notice under section 143(2), mere issue of preprint notice under section 143(2). will not amount to proceedings pending। डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया बेटा, 143(2) का एक प्री प्रिंट नोटिस सर्व कर दिया। मान लो 10 जून को, असेसी ने एप्लीकेशन लगाई 12 जून को, ये कह रहे जी ये तो केस पेंडिंग हो गया क्योंकि हमने 143(2) का नोटिस भेज दिया। तो ये डिसाइड हुआ था इस केस में, भाई ये खाली प्री प्रिंट नोटिस है, Yes sir. ये तो एक फॉर्मेट है जो आपने सर्व करा है। हाँ, इसके साथ अगर 142(1) आ जाता फिर केस पेंडिंग माना जाता ना। Yes sir. Yes sir. तो मेयरली 143(2) आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केस पेंडिंग माना जाएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, बहुत बढ़िया बुक में कर लेना वो, और यूं के यूं आएंगे 5 नंबर में। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक इसका बुक में, सुन रहे हो? Yes sir. Yes sir. हाँ। फिर इसके बाद केस हमने पढ़ा था बेटा रजनीकांत भट्ट। क्या फैक्ट थे? Revise application भी maintainable होती है। पहले एप्लीकेशन लगा दी क्योंकि स्टेटस था बेटा उसका, उसको लग रहा था नॉन रेजिडेंट, पर था वो रेजिडेंट एप्लीकेशन, उसकी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो गया, एप्लीकेशन दोबारा मेंटेनेबल हो या ना हो, या वंस रिजेक्ट लाइफ टाइम रिजेक्ट। नहीं सर, मेंटेनेबल हो गया तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे। हाँ, reject रिवाइज एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड if original application was rejected on some technical grounds।
if original application was rejected on some टेक्निकल ग्राउंड्स। इसमें बहुत सारे केस थे भाई। ये एक लास्ट केस और था, इसके तो 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन थे, दोनों ही डाल रखे हैं। वो इरेक्सन कंपनी का, Yes, यस sir. सर, इरेक्सन टेलीफोन, क्या कॉर्पोरेशन था केस का नाम? Yeah. कॉर्पोरेशन Corporation इंडिया। India। यस 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 यस। केस के फैक्ट्स बोलना। टेंडेंसी ऑफ एप्लीकेंट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। नहीं, केस के फैक्ट्स क्या थे इसके? इस केस के फैक्ट्स ये थे, एक फॉरेन कंपनी ने क्या कर रखा था बेटा, मल्टीपल इंडियन कंपनी के साथ टाई अप कर रखा था कि वो क्या लगाएंगे, डिश एंटीनाज या कुछ थे, वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे टेलीफोन के रिगार्डिंग, और उसके बदले फिर ये फॉरेन कंपनी क्या करेगी बेटा, ये चार्ज करेगी। अब फॉरेन कंपनी पता लगाना चाह रही है कि हमारा टैक्स रेट क्या होगा, टीडीएस इंडियन कंपनी किस रेट से काटे। इसने 4-5 इंडियन कंपनी के साथ टाई अप कर रखा था ना, यस सर, इंडियन कंपनी 1, इंडियन कंपनी 2, इंडियन कंपनी 3 एंड नंबर ऑफ इंडियन कंपनी। तब उनको इनसे क्या, ये इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो फॉरेन कंपनी की इनकम हो रही है, तो फॉरेन कंपनी के दिमाग में ये था कि टीडीएस किस रेट से कटे, उनको प्रोविजन क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो फॉरेन कंपनी ने किसके पास अप्लाई कर दिया, बोर के पास। इनमें से किसी एक इंडियन कंपनी ने और अप्लाई कर रखा था कि जी हम टीडीएस किस रेट से काटें। इसका केस पेंडिंग था एओ के पास, यस सर, तो मना कर दिया था जी इनको एडवांस रूलिंग ना दो, क्योंकि ये तो सेम मैटर में केस पेंडिंग है। तो क्या डिसाइड करा था बेटा AAR ने, पेंडिंग एप्लीकेंट का पेंडिंग देखना है, किसी दूसरे का पेंडिंग नहीं देखना। यस तो सर, इरेक्शन का तो कोई केस पेंडिंग नहीं है। Yes, sir. यस सर, तो इस केस में लिखा था पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेंट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेंट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ एडवांस रूलिंग ऑल्सो। तो 3 चैप्टर रिवाइज करवा दिया बेटा मैंने बुक के हिसाब से आपको। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग।